Hello everybody, myself Prashant Punia and I welcome you to the Beast by Prashant Punia, a YouTube channel. So this is the lecture 2 of the biology chapter, the reproduction in organism. We have finished with the lecture 1 of this chapter. So हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्या इसका बेसिक है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर हमने पढ़ा लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि रिप्रोडक्शन कितने तरीक़ों का होता है, जिसमें हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ा था सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में एक टेबल बनाकर, लेकिन अभी हमें इनके बारे में ब्रीफली पढ़ना होगा कि क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या उसके टाइप होते हैं, कितने टाइप का, और किन किन के अंदर किस किस तरीके का कैसा ऑर्गेनिज्म है और किस तरीके का उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इस वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी इस तरीके से। और जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा, एक एग्जांपल आएगा ज़ूस्पोर इन क्लाइमेडोमोनास। कुछ टीचर्स जब इसको पढ़ाते हैं तो सीधा सीधा एग्जाम्पल लिखा देते हैं इन क्लाइमेडोमोनास। बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि क्लाइमेडोमोनास क्या है, बस वो सीधा रटता है कि इन क्लाइमेडोमोनास, एग्जाम्पल इन क्लाइमेडोमोनास। लेकिन वो क्या चीज़ है, किसके अंदर आता है, किस तरह इनको क्लासीफाई किया है हमने, तो ये सब चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस चीज़ का पढ़ेंगे। हालांकि उसके लिए चैप्टर्स अलग बनाए हुए हैं, क्लास जो 11th है उसके अंदर क्लासिफिकेशन यूनिट है, उसके अंदर इन सब चीज़ों का ही जिक्र है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे कि टॉपिक वाइज की क्या चीज़ किसके अंदर आ रही है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर में हम स्पेशली पढ़ेंगे असेक्सुअल के बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये उसका दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती जाए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए हमने थोड़ा सा इसका पढ़ा था, लेकिन अभी देख लेते हैं इन पॉइंट्स को। इन दिस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। हमने असेक्सुअल को और सेक्सुअल को इसी बेस पर डिफरेंट अलग क्या हुआ था कि अगर एक पेरेंट है तो असेक्सुअल होता है, दो पेरेंट्स हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा पॉइंट था इन दिस देयर इज़ नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होता बच्चे के अंदर, तो इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता, इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट आया था इन दिस क्लोन्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही उनकी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, देयर नहीं, इट्स आना चाहिए क्योंकि एक ही पेरेंट है, पेरेंट्स, ठीक, पेरेंट्स नहीं पेरेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोन्स फॉर्म होते हैं, जो कि क्लोन्स क्या होता है, दीज आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, तो ये हुआ आपका थोड़ा सा कि क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन के अंदर कॉमन है। तो हम पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन के अंदर कॉमन है, आप इसे नोट कीजिए। मैं इधर लिख देता हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन किन के अंदर होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइए अपनी एक कॉपी पर, जिस तरह आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं। इज कॉमन इन क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमने पढ़ा था कल कि क्या अपनी पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था इसके बारे में कि ये होते हैं इमोर्टल। उसका क्या कारण है वो हमने बताया था, डिवाइड होते रहते हैं
ऐसे ही कुछ हम अभी तरीके पढ़ेंगे टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक होते हैं प्लांट्स, जिसके अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स से आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और होते हैं लोअर एनिमल्स भी इस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या टाइप्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना होगा कि क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ है जो विटेकर ने दिया था। हालांकि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फिर 3, 4, 5, हम सीधा 5 पढ़ेंगे क्योंकि अभी वही चल रहा है और वही लेटेस्ट है। हालांकि 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आ चुका है, लेकिन 5 पढ़ेंगे कि हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अरेंज किया हुआ है उनको, और क्या क्या किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर, बायोलॉजिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बस अभी उसके बारे में यही बताया है, वो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही पढ़े हम, कार्ल वुज ने दिया था वो। इसके अंदर इन्होंने 5 कौन कौन से किंगडम बनाए हैं। देखिए ये जितने भी किंगडम है ये सब लिविंग के हैं। जैसे क्या, पहला है मोनेरा, फिर आता है आपका प्रोटिस्टा, फिर आता है आपका फंजाई, फिर आता है आपका जैसे प्लांट्स आता है फिर आता है आपका एनिमल्स। आप भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं जो भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो एनिमल्स के बारे में पूरा एक एनिमल किंगडम चैप्टर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 11th क्लास में। पूरा प्लांट किंगडम है, फंजाई वाला, ये सब आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है 11th क्लास के। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए मोनेरा क्या होते हैं। मोनेरा होते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर आएगा आपको जैसे कि बैक्टीरियाज, जितने भी बैक्टीरियाज हैं हम इसी के अंदर क्लासिफाई करते हैं उन्हें मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा जो होता है ये भी यूनिसेल्युलर है, बट ये होता है यूकैरियोटिक। ये होता है यूकैरियोटिक। कुछ बच्चों को यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 11th क्लास में किसी ने अच्छी पढ़ाई नहीं की होती, लेकिन 12th में अच्छा करना होता है क्योंकि बोर्ड है ही। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, एक छोटा पॉइंट जो मेन इनको डिफ्रेंशिएट करता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो वो है आपका प्रोकैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक होता है एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर देखिए क्या होता है, इन दीज न्यूक्लियस एंड organelles are not distinct and covered by membrane। देखिए सेल होती है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, अगर उसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल चैप्टर जो 11th क्लास में उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, ये सब ऑर्गेनेलीज होती हैं बहुत सारी, तो इनके ऊपर भी अगर कवरिंग है तो ये होते हैं यूकैरियोट्स। लेकिन ये क्या है, इनकी इसके अंदर ना न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है प्रोकैरियोट्स में, ना ऑर्गेनेलीज के ऊपर, मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, उनके ऊपर कवरिंग ही नहीं है, तो इनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा हुआ सारा प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर जितने भी आएंगे सब प्रोकैरियोट्स ही हैं। जैसे कि बैक्टीरिया इसके अंदर है, तो ये भी यूनिसेल्युलर एक ही सेल के, बट होते हैं प्रोकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे होते तो जैसे इसके अंदर काफ़ी इसको क्लासिफाई किया हुआ है उस चैप्टर में, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स और ये सब बातें इसके में तो हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। जो हमें इस चैप्टर के अंदर जो गिवन एग्जांपल है वो कौन कौन है, वो है आपका पैरामीशियम, दूसरा है अमीबा और तीसरा है यूग्लिना। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो आप ये पढ़ेंगे
तो आपको ये समझ आएगा कि जैसे अमीबा है, लेकिन अब सीधा एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे बाइनरी फिजन में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें सीधा लिख देते हैं कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा। लेकिन अमीबा क्या है, किसके अंदर आता है, तो वो होता है प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा कौन होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब तीसरा है कौन, फंजाई। फंजाई के अंदर आप पढ़ेंगे कौन, इसके अंदर आप पढ़ेंगे पेनिसिलियम, वो इसी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी चैप्टर में। देखिए प्लांट्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया है एल्गे। इसके अंदर ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, जैसे जूस्पोर इन क्लाइमेडोमोनाज है, तो वो क्या होता है, किसके अंदर उसको क्लासिफाई किया हुआ है हमने, तो सीधा आपको समझ आना चाहिए कि क्लाइमेडोमोनाज एल्गी है और एल्गी क्या होता है, प्लांट है। तो इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंस समझ आ रही है उनकी। और ये फर्दर भी होते हैं, ब्रायोफाइट भी होते हैं, ये टेरिडोफाइट, ये जिम्नोस्पर्म, और ये ही एंजियोस्पर्म भी होते हैं, जो आप जिसके बारे में अगला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये ही तो फ्लावरिंग प्लांट हैं। और ये इसके भी थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग में थोड़ा सा इसको भी दिया हुआ है उस चैप्टर में। एनिमल किंगडम, देखिए एनिमल किंगडम पूरा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर हम कुछ छोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो इसके अंदर दिए, नॉन कोर्डेट्स और होते हैं कोर्डेट्स। कोर्डेट्स होते हैं हाइयर एनिमल, ठीक है। देखिए नॉन कोर्डेट्स के अंदर आप पढ़ेंगे अभी क्या, इसमें ही आएगा पोरीफेरा। इसमें जैसे अभी आप पढ़ेंगे स्पंज जो होता है, इसमें ही एग्जाम्पल है इस वाले चैप्टर में ही आपका, वो आपको समझ आएगा। फिर स्पंज क्या होता है, पोरीफेरा है, पोरीफेरा के अंदर कोर्डेट्स, और कोर्डेट्स के अंदर एनिमल, यानी कि ये भी एनिमल है, ठीक है। और आपको प्लेनेरिया भी एक PLANARIA, ये प्लेनेरिया जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थ है। हम ज़्यादा क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो इस चैप्टर में दी हुई है वो किसके अंदर आती है। हमको डायरेक्टली ऐसे रटना ना पड़े कि ये इसका एग्जांपल ये ऐसे ऐसे नहीं, हमें पता होना चाहिए प्लेनेरिया जैसे इसकी बहुत अच्छी हाई रीजनरेशन पावर है, स्पंज की बहुत अच्छी रीजनरेशन पावर है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्पंज अच्छा ये नॉन कोर्डेट है और ये एनिमल के अंदर आता है। तो आपको ये इस तरीके से इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या एग्जाम्पल किसके अंदर आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम पढ़ पाएंगे कि क्या है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा एग्जाम्पल किसके अंदर आता है। आप इस चार्ट को पीछे पलट कर जब देखेंगे अपनी कॉपी में तो आपको ईजिली समझ आएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए अगर रह गया हो, ठीक है, पॉज कर नोट कर लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है बाइनरी फिजन, क्या होता है बडिंग, यीस्ट में किस तरीके से होता है, और उससे भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, वो क्या होते हैं। ये सब एंसिस्टेशन क्या है, स्पोरुलेशन क्या है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अब आता है टाइप्स ऑफ asexual reproduction, types of asexual reproduction, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करना भी इटसेल्फ एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। वो मैं समझाऊंगा इसके फर्दर टाइप्स क्या हैं, तो आप सीधा सीधा इसके एग्जांपल्स लिखिए। एग्जांपल कौन है, एग्जांपल है मोनेरा। मोनेरा अब आपको समझ आ रहा होगा प्रोटिस्टा कि ये कहाँ है,
नहीं तो आपको सीधा ऐसे याद करने पड़ते कि सेल डिवीज़न के अंदर दो हैं, मोनोमेरा एंड प्रोटिस्टा, लेकिन वो क्या है, किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया है, ये आपको समझ में नहीं आता अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ना देता। ठीक है, तो सेल डिवीज़न ये हमने पढ़ा, इन दो के अंदर कॉमन है, लेकिन इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, क्या, बाइनरी फिजन और है बडिंग। बडिंग जैसे कि हमें देखने को मिलती है किसमें, अभी समझाऊंगा बडिंग होती क्या है। ये आप सीधा एग्जांपल देखिए, अभी बडिंग हमें देखने को मिलती है यीस्ट में। यीस्ट देखिए, यीस्ट में उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है फंगस के अंदर पेनिसिलियम और यीस्ट में वहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये एक फंजाई है। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी जो फिजन है वो किस में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपका एमीबा में। अभी मैं बाइनरी फिजन क्या होता है, इंसिस्टेशन क्या होता है अभी समझाऊंगा, पहले आप एक बार टाइप का एक फ्लो चार्ट देखिए। दूसरा तरीका है बाई स्पेशल, कुछ स्पेशल ऐसे होते हैं, देखिए प्लांट्स के अंदर कुछ इससे ऐसे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर फर्दर जो आएंगे जिम्यूल्स, बर्ड, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, खैर लिख देते हैं क्योंकि फ्लो चार्ट चल रहा है, एक्सप्लेन अभी करूँगा। तो क्या है इसके अंदर, जैसे कि बर्ड इन हाइड्रा, जिम्यूल्स, और आपका बर्ड्स हो गई, हाइड्रा हो गई जिम्यूल्स में, ठीक है। ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर्स और देखने को मिलते हैं। एक सेकेंड मार्कर, हाँ, तो एक होता है जूस्पोर होता है एक, और एक होता है कोनिडिया। तीसरा क्लास, जो तीसरा टाइप है वो होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से। ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, क्लास 11th के। मैं कह रहा हूँ काफ़ी चैप्टर आपस में लिंक होते हैं, तो इसके बारे में हम जब भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं हम एक एक तरीका, मतलब सेल डिवीज़न के अंदर बाइनरी फिजन को देख पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। बाइनरी फिजन, it is a mode of asexual reproduction in which cell divides and break, and divided cell becomes new individual। देखिए इसका एग्जाम्पल था क्या, एमीबा। एमीबा आपको समझ आ रहा होगा अब कहाँ है, एमीबा प्रोटिस्टा के अंदर। देखिए अभी क्या होता है, एमीबा है, इसकी एक सेल है, न्यूक्लियस जो है उसका, उसके चारों तरफ होते हैं सूडोपोडिया। अभी डायग्राम दिखाऊंगा बोर्ड पर, आप ये देखिए अभी आप इमेजिनेशन तरीके से। उसके अंदर सेल डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न होकर वो दो सेल बनी, लेकिन अभी उसका सूडोपोडिया नहीं ब्रेक हुआ है, वो आप में कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। फिर बाद में वो ब्रेक हो गया, तो दो अभी जो डॉटर सेल हैं ये आपकी बन गई नया इंडिविजुअल, ठीक है। ऐसे ही मैंने पढ़ा, इट इज़ अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेल डिवाइड्स एंड ब्रेक एंड डिवाइडेड सेल बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल। कैसे, एक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन से हम देखते हैं। ये है आपका एमीबा, ये हैं उसके सूडोपोडिया, और ये आपका है एमीबा। इसके अंदर हुआ सेल डिवाइड, सेल डिवाइड होने की वजह से इसके अंदर ये जो सूडोपोडिया था
उसकी शेप इस तरीके से हो गई, ये डिवाइड हो गई तो न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फर्दर ये ब्रेक हो जाती है, फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाए तो और दो आपके नए इंडिविजुअल बन गए अमीबा डॉटर सेल। तो आपके दो इंडिविजुअल बन गए अमीबा के डॉटर सेल, ठीक है। तो इस तरीके से अमीबा ने अपने आप को डिवाइड किया, ठीक है, बाइनरी फिजन। लेकिन बाइनरी फिजन सिर्फ यही नहीं, और तरीके से भी होता है। बाइनरी फिजन में है, ये 3 टाइप का होता है बाइनरी फिजन। आप इसे नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन क्या है इसका, देखिए। पहली टाइप है, अगर इंडिविजुअल डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, बी फिजन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। इस तरीके से अगर डिवाइड कर रहा है और इसका ऐसा डिवीज़न होता है, एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना में। मैंने यूग्लिना बताया था आपको, किसके अंदर बताया था, प्रोटिस्टा के अंदर। आप वो चार्ट को पीछे पलट कर देखिए अपनी कॉपी, उसमें आपको दिखेगा प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना है, वरना आपको सीधा ऐसे ही याद करना पड़ता लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल यूग्लिना। आपको पता नहीं होता वो किसके अंदर आता है, ठीक है, यूग्लिना। फिर है आपका, अगर वो कटे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, उसमें क्या होगा, अगर ये ऑर्गेनिज्म है और अगर उसका इस तरीके से डिवीज़न हो जाए, तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम और दूसरा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया ये एक्चुअली प्लेटीहेलमिंथ है। मैंने आपको पढ़ाया प्लेटीहेलमिंथ क्या है। एनिमल किंगडम के अंदर मैंने आपको लिखवाया प्लेटीहेलमिंथ। हालांकि क्या होते हैं टेपवॉर्म, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जब एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी आप फिलहाल देखिए, ये है प्लेटीहेलमिंथ और जो कि आता है किसके अंदर, एनिमल किंगडम, एनिमल वाले किंगडम के अंदर। अब एक है जर्नल, मतलब क्या, जर्नल मतलब सिंपल के अंदर क्या होता है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें नो फिक्स्ड प्लेन ऑफ कट, कि कट हुआ है, कुछ प्लेन नहीं है फिक्स, ना लॉन्गिट्यूडनल है ना ट्रांसवर्स है, किसी भी प्लेन से कट सकता है, ठीक है। ऐसा ही देखने को हमें मिलता है अमीबा में, ऐसा ही किसी भी प्लेन से कट जाता है, क्योंकि वो खुद ही बेचारा, उसका शेप ही इस तरीके से सिमेट्रिकल है ही नहीं। तो ठीक है, हमने पढ़ा बाइनरी फिजन के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म आती है एंसिस्ट्रेशन, सिस्ट, स्पोरुलेशन। ये क्या होता है, इसके लिए आप बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनिए और एक सीधे से एग्जाम्पल से समझिए। जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया भी अंदर जा सकते हैं, चाहे आपके हाथ गंदे हों तो कुछ बैक्टीरिया अंदर चले गए, ठीक है। तो वो जब पेट के अंदर जाते हैं, पेट के अंदर है हाई कंसनट्रेटेड HCl, वो मार देगा बैक्टीरिया को, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप देखते हैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन का, तो वो कैसे पहुँचे वहाँ तक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वो HCl को पार करके चला गया पेट के, तभी तो वो इंटेस्टाइन तक गया। तो इंटेस्टाइन को पर जाने के लिए उसको पेट से गुजरना पड़ा, पेट में हाई कंसनट्रेटेड HCl है, तो उसने ऐसा क्या किया, असलियत में वो अपने आप को उसने ऐसे डेवलप कर लिया कि उसके ऊपर बन गई है सिस्ट।
मतलब सिस्ट क्या होती है, एक कवरिंग होती है, उसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो बनाता है सिस्ट, वो कवरिंग उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा कर ले जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए है क्या, वो HCl, और उसको वो सिस्ट की वजह से वो बच गया और फिर जाकर फेवरेबल कंडीशन आई उसकी इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ उसे डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, खाना पचाया मिलेगा और वो वहाँ मज़े से रहेगा। तो उसने जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें सिस्ट बनाई, जो वो उसे अनफेवरेबल कंडीशन को उसने उससे पार करवा दिया। उसी तरीके से अनफेवरेबल कंडीशंस में एमीबा में भी सिस्ट बनती है, और उस सिस्ट को जो ये प्रोसेस है उसे एंसिस्टेशन कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ इसे मिटा रहा हूँ। एंसिस्टेशन क्या चीज़ है, क्या है स्पोरुलेशन, और इसी के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा क्या है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कौन कर रहा है, एमीबा ही करेगा। देखिए अभी आप, ठीक है, सबसे पहले आती है जो एमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो उसने एमीबा का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर, एक सिंपली देख लीजिए। तो उस एमीबा ने अपने आप को एक सिस्ट के अंदर एनक्लोज कर लिया। एक सिस्ट ये 2 से 3 लेयर की होती है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन आई इस सिस्ट को, तो इस प्रोसेस को हमने कहा स्पोरुलेशन। ये प्रोसेस कहते, स्पोरुलेशन नहीं, एंसिस्टेशन कि उसने अपने आप को सिस्ट के अंदर कवर कर लिया। अब आगे क्या, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो वो क्या करता है, वो अंदर ही अंदर डिवीजन स्टार्ट कर देता है, और अंदर ही अंदर उस सिस्ट के अंदर डिवीजन स्टार्ट करना, यही होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आई, एमीबा स्टार्ट डूइंग मल्टीपल फिजन, मतलब अंदर डिवीजन करता चला गया। तो इस तरीके से उसकी जो सिस्ट है, ये रही उसकी सिस्ट, अंदर डिवीजन कर डाले उसने, बहुत सारे हो गए, ठीक है। और कुछ समय बाद सिस्ट टूटती है, सिस्ट ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन चल रही है, और उसके बहुत सारे एमीबा, माइन्यूट एमीबा, तो ये होते हैं माइन्यूट एमीबा। तो ये माइन्यूट एमीबा जो है सूडोपोडियोफोर्स भी कहा गया है इन एनसीईआरटी में। सूडोपोडियोफोर्स, ठीक है। तो अब ये जो रिलीज हो गए, यहाँ पर बन गए काफ़ी सारे डॉटर एमीबा बन गए। तो अब सिस्ट ब्रेक होने के बाद ये जो अब निकल चुके हैं, इस प्रोसेस को हमने कहा फेवरेबल कंडीशन आते ही जब रिलीज हो गए, ये वाली प्रोसेस स्पेशली इसको कहा स्पोरुलेशन। ठीक है, स्पोरुलेशन की वो सिस्ट ब्रेक हो गई, मल्टीपल फिजन से वो जो इतने सारे बने थे वो सिस्ट के बाहर आ गए और कई सारे डॉटर अमीबा बन गए। ठीक है, एंसिस्टेशन के दौरान एक और आप पॉइंट याद रखिए, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ। इन दिस अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया अपने सूडोपोडिया को वो विड्रॉ करके और अपने ऊपर सिस्ट बना लेता है। तो ये आपका होता है एंसिस्टेशन और आपका स्पोरुलेशन। ये बन गई उसकी सिस्ट, CYST, सिस्ट बना ली थी उसने अपने ऊपर। ठीक है, तो ये आपने देखा कि क्या है एंसिस्टेशन और कैसे उसने स्पोरुलेशन कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या होती है बडिंग और उसके आगे की चीज़ें। ठीक है, आप नोट कर लीजिए।
बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम बडिंग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से ही मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ बडिंग, क्योंकि अभी हम फिर इनके बारे में पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ लेकर पढ़ते चले जाएंगे। ऐसे मिटा देता हूँ पूरा ही, जब भी अच्छे से आपको दिखाई देगा। बडिंग, देखिए ये इसका एग्जाम्पल है बडिंग का, वो है यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक फंगस है। यीस्ट एक फंगस है, इसका एग्जाम्पल है यीस्ट। इसके अंदर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, एक ऐसा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जिसके अंदर बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलती है, एक अनइक्वल आउटग्रोथ, और वो उसे हम बर्ड कहते हैं। और वो जो बर्ड है बाद में पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल बन जाती है। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है यीस्ट में। In this mode of asexual reproduction, unequal बर्ड, जिसको हम आउटग्रोथ कह रहे हैं, arise from पेरेंट बॉडी, जो कि बाद में टूट जाती है, विच गेट इवेंचुअली डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। इसकी हिंग खत्म होने वाली है। डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। अब वो अलग हो गया, बिकम न्यू इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल बन गया। ग्रो होने के बाद वो एक नया इंडिविजुअल बन गया। और ये बडिंग हमने पढ़ी, ये होती है फंगस के अंदर। इसको एक डायग्राम की हेल्प से और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये अगर मेन पेरेंट बॉडी थी, इसके अंदर ये छोटी सी बर्ड बनी पहले, फिर ये जो बर्ड है थोड़ी सी और ग्रो की क्या इसने साइज़ में, और फिर बाद में इस तरीके से ये आपकी डिटैच हो गई पेरेंट से, और पेरेंट बॉडी से अलग होकर ये न्यू इंडिविजुअल बन गए। चलो आप स्पेलिंग देख लेना, इंडिविजुअल नीचे जगह नहीं है बोर्ड पे लिखने के लिए। ठीक है, तो बडिंग हमने हमारी अब आ गया समझ। एंसिस्टेशन हमने पढ़ लिया। देखिए ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक अलग से स्ट्रक्चर्स थे जो हमने पढ़े थे, जूस्पोर्स, जिम्यूल्स। अब हम वो पढ़ने वाले हैं, एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो। ठीक है, वो पढ़ेंगे। अब हम ये सब मैं मिटा रहा हूँ, आपने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये जो है बडिंग, इसका डायग्राम भी दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, दिखा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी और बाइनरी फ्यूजन का देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेरेंट बॉडी, बर्ड बनी, बर्ड थोड़ी सी और ग्रो की, और फिर ये आपस में डिटैच हो जाते हैं, आपस में नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ऐसे ही ये है आपका एमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन, और ये पहले सेल ने डिवाइड किया, फिर बाद में सेपरेट होकर नई डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे क्या? वो है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पेशल स्ट्रक्चर्स वो किन में प्रोड्यूस होते हैं और वो कैसे उनसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर आपको एक नई चीज़ भी देखने को मिलेगी जो इस चैप्टर में स्पेसिफाइली नहीं दी हुई है, मतलब एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है। वो क्या है वो अभी देखने को मिल जाएगा। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स।
इसके लिए दिया हुआ है कौन कौन। सबसे पहले दिया है जूस्पोर, जूस्पोर, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल भी यहीं लिख रहा हूँ, हालांकि मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। इन क्लाइमेडोमोनास स्पेलिंग मैं इसकी भूल गया हूँ, CHLYMA डोमिनोज जो भी है, मैं इसकी बहुत स्पेलिंग भूलता था जब मैं पढ़ता था। तो अब देखिए, ठीक है, जूस्पोर हो गया। एक आता है अब कोनिडिया, एक होता है कोनिडिया। देखिए ये होता है, इसका एग्जांपल किस में है, ये है पेनिसिलियम में, जो कि एक फंगस है, और क्लाइमेडोमोनास एक एल्गी है, ठीक है। फिर एक और आती है बर्ड इन हाइड्रा। देखिए आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होंगे क्या, बर्ड आपने पढ़ी, यीस्ट के अंदर बर्ड बनी, यीस्ट के अंदर बर्ड बनी और वो डिटैच होकर नई इंडिविजुअल बनी, वो एग्जांपल आपने पढ़ा बर्डिंग के अंदर। लेकिन बर्ड यहाँ पे हाइड्रा में भी है, बट ये एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का। बर्ड इन हाइड्रा एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का, और बर्ड इन यीस्ट एग्जांपल है बर्डिंग का। ये अलर्ट कर कर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बर्ड इन यीस्ट एग्जांपल ऑफ बर्डिंग, बट बर्ड इन हाइड्रा, अभी मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन। ये सब तो अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जैक्ट, ये एग्जांपल ये लिखवा दिया, जूस्पोर का एग्जांपल ये, कोनिडिया का एग्जांपल ये। टीचर्स ऐसे ही पढ़ा कर चले जाते हैं, बच्चे को समझ नहीं आता क्या होता है जूस्पोर, उसे यही नहीं पता पहली बात कि स्पोर क्या है, जूस्पोर तो वो बाद में देखेगा। कोनिडिया नहीं पता उसे, बस बच्चा ऐसे रट लेता है कोनिडिया फंगस, पेनिसिलिन में फंगस भी नहीं पता हो तो उसे पेनिसिलिन क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बर्ड, ये 3 तो हो गए स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक और जिम्यूल्स है, एक और है क्या, जिम्यूल्स। ये किस में होता है, इन स्पंजेस। मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन चार्ट बताया था उसके अंदर स्पंजेस लिखा था हमने एनिमल किंगडम के अंदर, तो उससे हमें आसानी हुई कि क्या चीज़ किसके अंदर है, उससे हमें पता चल रहा है कि हमने इसे कैसे क्लासिफाई किया है। अब आपको डायरेक्टली ऐसे रटने महसूस नहीं हो रहे होंगे कि मैंने इसे रटा है, आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ स्पंज है तो ये पोरीफेरा है, और वो आता है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, नॉन कॉर्डेट्स यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर, कि ये भी हाँ एनिमल है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं कि ये जूस्पोर जो है, ये स्पोर ही क्या होता है। पहली बात, इसके लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझें। जैसे कि आप देखते हैं आपके आसपास प्लांट्स हैं, आपने ये भी देखा हो उसके सीड्स भी होते हैं, सीड्स को आप ज़मीन में डाल देते हैं, बो देते हैं, तो वो ग्रो कर जाता है, तो नया प्लांट बन जाता है। लेकिन ये जो कहानी है सीड बनने की, ये होती है हायर प्लांट्स के अंदर। हायर प्लांट जो आपका अगला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर आपको ये सब सीड कैसे बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन हो, यही सब पढ़ना है। लेकिन जो छोटे हैं जैसे कि एल्गी है, वो भी प्लांट के अंदर आती है, वो कैसे उनके अंदर स्पोर बनकर होंगे। स्पोर क्या होता है, स्पोर एक इसी तरीके का स्ट्रक्चर समझिए आप, जैसे कि सीड होता है, बट ये प्रोड्यूस होता है लोअर प्लांट्स में, फंजाई में भी प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया में भी प्रोड्यूस होता है, और एल्गी में भी प्रोड्यूस है, यानी कि लोअर प्लांट ही है, तो इनमें प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो सके, ये उसी की तरह है, सीड की तरह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले, क्योंकि हम जूस्पोर पढ़ रहे हैं, जूस्पोर से पहले हमें ये तो पता हो कि स्पोर ही क्या है। स्पोर just like seed, they have the capability to develop into a new individual,
न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल में ये हो सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं डेवलप। ठीक है, तो सीड जो है वो बनता है इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। जो स्पोर है प्रोड्यूस फॉर्म इन किस में, लोअर प्लांट्स, ये बनता है लोअर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो स्पोर हमारी समझ में आया कि होता क्या है। ठीक है, ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं हम, जो अपने आप को डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल बना ले। ये भी लिख लेते हैं पॉइंट, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो एक नया इंडिविजुअल बना सकती हैं। ठीक है, ये जो स्पोर्स हैं दीज आर एजेंट्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये एजेंट्स हैं, जबकि गैमीट्स जो स्पर्म है और ओवा है और या फिर आप देखिए पोलन ग्रेन है, ये सब जो गैमीट्स हैं वो हैं आपके एजेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट्स आर एजेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं वो एजेंट। ठीक है, तो स्पोर हमारी समझ में आ गया। जस्ट लाइक सीड, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो हो सके। छोटे प्लांट्स, लोअर जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। और ये किस किस के अंदर आता है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्म इन, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर्म इन एल्गे जो कि क्या है, लोअर प्लांट है। ये बैक्टीरियाज के अंदर भी हो सकता है। ये आपका फंजाई, फंजाई के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़े अब स्पोर क्या होते हैं। अब ये टाइप ऑफ स्पोर की बात आती है। टाइप ऑफ स्पोर क्या होता है, आप जब तक नोट कीजिए, मैं इसके अंदर करता हूँ इंक फिल, क्योंकि काफ़ी लाइट हो गए हैं। हाँ, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैंने भी इंक फिल कर ली है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या टाइप ऑफ स्पोर क्या होता है। मुझे उसके लिए मिटाना होगा। ठीक है, तो एक और बात, टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये स्पेशली किसके अंदर मिलते हैं, स्पेशली फाउंड इन, ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। लोअर प्लांट्स, सॉरी लोअर प्लांट्स, तो ये स्पेशली इनमें वर्क करते हैं, फंजाई और लोअर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो अब मैं इस पॉइंट को मिटाने वाला हूँ, क्योंकि हमें स्पोर के टाइप पढ़ने हैं। टाइप पढ़ने के बाद मोटाइल कौन होते हैं, नॉन मोटाइल कौन होते हैं, तभी हम पढ़ पाएंगे जूस्पोर और कोनिडिया को। ठीक है, मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम हेडिंग डाल रहे हैं कि टाइप ऑफ स्पोर कौन से होते हैं। देखिए, जो स्पोर का ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा लिंक करता है आपके उन चैप्टर्स से, जैसे कि क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से, और उस थोड़ा सा प्लांट किंगडम से भी। उसके अंदर ही ये सब स्पोर वगैरह की बातें आती हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर था उसके लिए हमें स्पोर क्या होता है वो पढ़ना ज़रूरी था, और क्या टाइप होता है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, टाइप ऑफ स्पोर, टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, एक होता है मोटाइल, मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर वो होते हैं जो have the ability to locomotion, have the ability लोकोमोशन कर सकते हैं। दूसरा, लोकोमोशन करने की वजह है कि उनके पास फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला है, फ्लैजिला हैव, तो इसी की वजह से ये क्या कर पाते हैं, ये लोकोमोशन कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन होते हैं, मोटाइल स्पोर। इसी का ही एग्जाम्पल है जूस्पोर, जो कि फाउंड इन क्लाइमेडोमोनास, CHLYMODOMONAS। इस बार आई थिंक स्पेलिंग सही होगी क्लाइमेडोमोनास की, इसकी तो हमने जब हम पढ़ते थे जब सही नहीं की। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर क्या,
मोटाइल स्पोर के अंदर एबिलिटी है कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं, तो ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। दूसरी, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होते क्योंकि लोकोमोशन नहीं कर सकते, तो फ्लैजिला नहीं है तो कैसे लोकोमोशन करेंगे। तीसरा इसका एग्जाम्पल है आपका कोनिडिया, जो अभी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कोनिडिया। तो कोनिडिया एग्जाम्पल है एक नॉन मोटाइल स्पोर का। ये बात आपको समझ आ गई होगी, स्पोर क्या है, कितने टाइप के स्पोर होते हैं, मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। अभी आपको पढ़ने हैं कि जू स्पोर क्या है, वो अच्छे से पढ़ेंगे अभी हम। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जू स्पोर, जो आपके स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है जू स्पोर, जिसको एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनाज एल्गी है। तो पहला आता है जू स्पोर। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल structure which have the ability to develop into a new individual, एक नया इंडिविजुअल बन पाए। इसका एग्जाम्पल हम कई बार पढ़ चुके, क्लामाइडोमास, CHLYMODOMONAS, क्लामाइडोमोनास, जो कि है एक एल्गी। उस क्लासिफिकेशन के चार्ट में भी हमने ये लिखा था। तो ये हो गया जू स्पोर की कहानी। इसके लिए आप उसमें NCERT में एक डायग्राम भी दिखाया हुआ, कैसे एक इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। और ये हमने पढ़ा है मोटाइल है, तो इसके अंदर ये 2 बना दिए फ्लैजिला, ये स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से आपका डायग्राम दिखाया हुआ है NCERT में। और फिर अब बात आती है कोनिडिया की। कोनिडिया हैं तो ये भी स्पोर, तो इनके अंदर एबिलिटी तो होगी ही, किसके अंदर, क्या, अपने एक नए इंडिविजुअल में अपने आप को डेवलप करने की। तो क्या है, इट इज़ आ नॉन मोटाइल, ध्यान देने की बात, ये है मोटाइल, ये है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर which have the ability to develop into a new individual। ये आप ऊपर वाली ही लाइन आएगी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है क्या, ये होता है पेनिसिलियम में, PENI, पेनिसिलियम। ये क्या है, ये फंगस है। फंगस की हालांकि क्लास, इसकी क्या टाइप होती है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वो सब हम फंजाई पढ़ेंगे जब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हो गई ये कोनिडिया। अब बचा एक हाइड्रा, बर्ड है हाइड्रा, जो किसके अंदर का एग्जाम्पल है, फ्रेगमेंटेशन का। उससे पहले अब हमें पढ़ना होगा क्या, फ्रेगमेंटेशन। आप इसे नोट कर लीजिए, हम पढ़ाते हैं आपको फ्रेगमेंटेशन। और एक बचा है जिम्यूल्स। उसके बाद हम स्टार्ट कर पाएंगे अपना वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, जो आपको दिया हुआ है किसके अंदर भी, मॉर्फोलॉजी के अंदर भी। अगर आप उसे यहाँ पे ही कवर कर पाएंगे तो आपको मॉर्फोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि मॉर्फोलॉजी भी काफ़ी बड़ी यूनिट है, उसके अंदर बहुत फैमिलीज़ वगैरह भी हैं, डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्या, तीसरा, बर्ड इन हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन का है ये एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए, अगर ये कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए ये पूरा एक इंडिविजुअल, मानिए ये पूरा एक इंडिविजुअल है। अब इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, जैसे वर्ड से ही लग रहा है आपको फ्रेगमेंटेशन में अगर ये क्या करता है, ये टूट जाता है, ये ऐसे टूट गया, ये ऐसे टूट गया। अब ये 3 पार्ट हो गए, दिख रहे हैं आपको 3 पार्ट। तो अब ये पार्ट अपने आप को ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, ये अपने आप को नया इंडिविजुअल बना लेगा, ये अपने आप को न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। तो जो फ्रेगमेंट्स टूटे थे उन्होंने अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से उन्होंने अपना नंबर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है फ्रेगमेंटेशन की।
mode of asexual reproduction in which parent body break into fragments and each fragment develop into new individual. तो ये हुआ आपका फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल क्या है? बर्ड। इसको मैं एक डायग्राम से भी दिखा देता हूँ आपको। ये एक पेरेंट बॉडी है, ये आपका टूट गया तीन फ्रेगमेंट्स में। ये टूट गया आपका इस तरीके से, अगर इसमें दिखा देता हूँ आपको मार्क कर और फिर ये तीनों बन गए अपने अलग अलग इंडिविजुअल। ये हैं आपके डॉटर सेल। तो इस तरीके से ख़त्म हुआ फ्रेगमेंटेशन भी। बस अब एक बचा है जिम्यूल्स। वो होता है क्या? आपके स्पंज के अंदर। वो भी पढ़ लेते हैं और फिर हम चल पाएंगे, मूव कर पाएंगे किसकी तरफ? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर क्या है? रनर, सकर, राइजोम, ये सब बातें उसके अंदर आती हैं। तो अब हम कर पा रहे हैं क्या शुरू? जिम्यूल्स। हाँ, तो जिम्यूल्स क्या है? जिम्यूल्स इसका एग्जाम्पल है स्पंज इन फ्रेश वाटर। ठीक है, पहले जिम्यूल्स क्या होता है देखते हैं। इट इज अ इंटरनल बर्ड reproduced asexually into mass of cell which in favorable conditions के अंदर they develop and become a new individual, इस तरीके से ये होते हैं जिम्यूल्स। इसका एग्जांपल है स्पंज इन फ्रेश वाटर। स्पंज आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने जो क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बनवाया है उसके अंदर एनिमल्स के अंदर था, पोरीफेरा के अंदर, और इसके लिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी ने इस तरीके का अबाउट, जिसके अंदर बहुत सारे ये होते हैं, बहुत सारी इनर सेल मास। ये मास इंटरनल बर्ड है जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए और फेवरेबल कंडीशन में आते ही फेवरेबल कंडीशन आई और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन गए, डॉटर सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब ये दो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप जो थे मेन, एक तो सेल डिवीज़न के थ्रू है और दूसरा है स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। हमने ये दो पार्ट कंप्लीट कर लिए, बल्कि हमने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा है कि स्पोर्स क्या होते हैं, और हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का पार्ट भी लिया है इसमें, ताकि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े, आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है और ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से क्या हुआ है। तो हमने इसको पढ़ने की कोशिश की अच्छे से। आप पढ़ाई करते रहिए। आप अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उस वाली वीडियो में ही हम उसको कवर करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।